हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। संभव बैच के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एनसीईआरटी सीरीज प्रोफेसर रामशरण शर्मा जो उन्होंने प्राचीन भारत पर लिखी थी उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा। और आज के इस सेशन में हम लोग ओल्ड एडिशन एनसीईआरटी के दो चैप्टर्स एक साथ क्लब करके ले रहे हैं, एक साथ मिला करके ले रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जो है वो है मध्य एशियाई संपर्क व उसके परिणाम, और जो दूसरा है वो सातवाहन काल से संबंधित है। कुल मिला जुला कर के निष्कर्ष ये कि आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का जो 500 साल है, जिसे मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड कहा जाता है। तो पिछले चर्चा में हमने ये पढ़ा था कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरो दिया था महान मौर्य सम्राटों ने, और उनका साम्राज्य बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान तक और कश्मीर से लेकर के कर्नाटका तक फैल चुका था, जबकि दक्षिण भारत के 3 छोटे छोटे राज्य उनके साम्राज्य के बाहर थे, और कूटनीतिक और मैत्री संबंधों के कारण मौर्य सम्राटों ने उन्हें जीतना उचित नहीं समझा, तो उनका अस्तित्व बना और बचा रह गया। और 3 महान सम्राट मौर्य साम्राज्य से संबंधित संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व, उनको प्रतिस्थापित किया अगले सम्राट और उन्हीं के पुत्र बिंदुसार ने, जो 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन करते हैं। और उनके बाद महान सम्राट अशोक, जो 269 ईस्वी पूर्व से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधे रखते हैं। परंतु सम्राट अशोक के प्रतिस्थापित होते ही, उनके जाते ही मात्र 50 वर्षों के भीतर भीतर पूरा का पूरा साम्राज्य एकदम भरभरा कर गिर पड़ा, जिसको बोलते हैं ना बहुत जल्दी पतन हो गया। तो मात्र 50 वर्षों के भीतर भीतर, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य, इतना केंद्रीकृत साम्राज्य था ना, कि उसको संभालने वाला व्यक्ति एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज का, अद्वितीय गुणों वाला होना चाहिए था। तो प्रथम 3 सम्राट तो अद्वितीय गुणों वाले थे, लेकिन सम्राट अशोक के बाद के जो उनके उत्तराधिकारी हुए वो उस कैलिबर के नहीं हुए जैसे कि प्रथम 3 सम्राट थे, और वो इतने विशालकाय साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाए, और अत्यधिक केंद्रीकृत भी। और ये मौर्य साम्राज्य के पतन की एक बहुत बड़ी वजह थी कि ये इसका अत्यधिक विशालकाय होना, और उस इतने विशालकाय और जटिल साम्राज्य, जटिल प्रशासनिक और अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को संभाले रखना, यह बेहद जटिल दुरूह कार्य था। और इसके लिए जो भी सम्राट होगा वो अद्वितीय गुणों वाला होना एकदम आवश्यक होता था। और सम्राट अशोक के बाद के जो भी सम्राट हुए अगले 50 वर्षों में, वो अद्वितीय गुणों वाले तो नहीं ही हुए, वे कमजोर उत्तराधिकारी थे। और कमजोर उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य को आगे 50 साल तक ही मात्र जारी रख पाए। और अंतिम मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और शुंग वंश की स्थापना कर ली पूर्वी भारत की तरफ। और शुंगों को बाद में चल के प्रतिस्थापित कर दिया कण्वों ने, कण्व राजवंश। तो शुंग राजवंश और कण्व राजवंश। इधर जैसे ही बाहरी लोगों को यह भान हुआ, ज्ञात हुआ कि एक विशालकाय और अत्यधिक मजबूत मौर्य साम्राज्य अब पतन हो चुका है उसका, तो बाह्य आक्रमण होने लगे। ताबड़तोड़ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बाह्य आक्रमण होने लगे। और उन बाह्य आक्रमणों में सबसे पहले जिन लोगों ने आक्रमण किया वो हिंद यवन थे, इंडो ग्रीक्स जिन्हें हम बोलते हैं अंग्रेजी में हिंद यवन। तो सबसे पहला बाह्य आक्रमण यवन लोगों का हुआ, जिन्हें कालांतर में इंडो ग्रीक्स या हिंद यवन कहा गया। और यवन तो पहले विदेशियों के लिए कहा गया, यूनानियों के लिए कहा गया, और बाद के वर्षों में जो भी विदेशी लोग आए, बाहरी लोग आए, उन सबको सम्मिलित रूप से यवन ही कह दिया जाता था। तो यवन पहले यूनानियों के लिए प्रयोग में आया, लेकिन बाद में जितने बाहरी लोग आए सबको यवन ही बोला जाने लगा। और हिंद इसलिए क्योंकि ये जो ग्रीक लोग आए
और पश्चिमोत्तर भारत पर इन्होंने शासन किया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय काल के बाद वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में घुल मिल गए, रच बस गए, यहीं के मिट्टी के होके रह गए, तो उन्हें हिंद कह के संबोधित कर दिया गया। हिंद यवन, इंडो ग्रीक्स बोला गया, हिंद यवन या इंडो ग्रीक्स। और हिंद यवनों को अंदर की ओर ढकेला, ये इधर पूर्वी भारत की ओर ढकेलने का काम किया शकों ने, और इनके समानांतर पहलव, शक पहलव, शका पार्थियंस। तो शक और पहलव अलग अलग लोग थे, लेकिन चूंकि पश्चिमोत्तर भारत की तरफ इन्होंने अपना शासन समानांतर रूप से स्थापित किया, इन्होंने लगभग एक ही समय काल में शासन किया, तो संस्कृत ग्रंथों में जब इन्हें मेंशन किया गया, जब इनके विषय में बताया गया, तो इन्हें एक साथ करके बता दिया गया शक पहलव करके। अन्यथा शक अलग है और पहलव अलग है, शक पहलव। और इनके पीछे पीछे जो आक्रमण हुआ वो कुषाण लोग थे, कुषाण। तो ये मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया की तरफ से आ रहे, इनमें से अधिकांश सेंट्रल एशिया की तरफ से आ रहे थे। तो इनसे जब हमारा संपर्क हुआ, इसी बात को हम कहते हैं मध्य एशियाई संपर्क, मध्य एशियाई संपर्क व इसके परिणाम। ठीक है, मध्य एशियाई संपर्क व इसके परिणाम। क्या कुछ इनका असर आया, इनका प्रभाव आया राजनीति एवं प्रशासन पर, समाज एवं संस्कृति पर, और अर्थव्यवस्था और धर्म जैसे तमाम मुद्दों पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, इन्हीं विषयों पे हमें चर्चा करनी है। तो इसी को एनसीईआरटी में एक चैप्टर बनाया है, चैप्टर बना के इस पर प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने चर्चा किया है कि मध्य एशियाई संपर्क व इसके परिणाम। और इसी का अगला चैप्टर है टेक्स्ट बुक में, सातवाहन काल, द एज ऑफ सातवाहनस। तो इसमें हम जोड़ देते हैं सातवाहन काल, क्योंकि देखिए बात तो मौर्योत्तर काल की ही हो रही है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद और गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बीच, तो मौर्य साम्राज्य का पतन हो जा रहा है अंतिम रूप से लगभग 186 या 187 ईस्वी पूर्व में, और गुप्त राजवंश की स्थापना हो रही है, जिसने पुनः एक बार उत्तरी भारत को राजनीतिक रूप से एक सूत्र में पिरोया। तो गुप्त राजवंश की स्थापना हो रही है 275 ईस्वी के आसपास। तो दोनों के बीच में लगभग 500 वर्षों का एक अंतर है, समय खंड, समय काल का अंतर है, जब मौर्य साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हो रहा है और गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो रही है। तो इस बीच का जो 500 वर्ष है ना, इसी 500 वर्षों को मौर्योत्तर काल कहा जाता है, जिसमें अधिकांश क्षेत्रों पर, भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों पर जिन लोगों ने शासन किया वो बाहरी लोग थे, अर्थात आक्रमण कर आए थे, और उन्होंने जो भी जीत हासिल की थी, जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, जीत क्या ही हासिल की थी, ऑलरेडी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद तो सब कुछ राजनीतिक रूप से विखंडित हो गया था। तो इनके लिए बहुत आसान था पश्चिमोत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित करना, क्योंकि जब तक मौर्य साम्राज्य था और ताकतवर मौर्य सम्राट थे, किसी की औकात भी नहीं थी कि वो चूं चपड़ भी कर ले और इधर की ओर थोड़ा सा अंदर की ओर आ भी जाए, क्यों इतने ताकतवर थे मौर्य। लेकिन अब मौर्य नहीं थे। तो मौर्योत्तर काल में उत्तरी भारत का और दक्खन का, आप देखिएगा महाराष्ट्र आंध्रा तक, ये पूरा बेल्ट ना राजनीतिक रूप से विखंडित हो जाएगा। तो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है मौर्योत्तर काल का। तो जो पोस्ट मौर्य पीरियड जिसको बोला गया है अंग्रेजी में, उसी का पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन या राजनीतिक रूप से जो विखंडन की प्रक्रिया है ना, वही मध्य एशियाई आक्रमण जो हुआ और उससे जो संपर्क आया और संपर्क के क्या कुछ परिणाम निकले, इसी विषय पे चर्चा करनी है। तो मौर्यों के पतन के तुरंत बाद जिन लोगों ने अपना शासन स्थापित किया वो हिंद यवन थे। इनके पीछे पीछे शक और पहलव, और इनके पीछे पीछे कुषाण। ये
और दक्कन में अर्थात महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर के मिलाकर वहां एक राजवंश बनता है। यद्यपि कि वो राजवंश मौर्य साम्राज्य के तुरंत बाद, यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के तुरंत बाद नहीं बनता है, बाद में स्थापित होता है, लेकिन इसमें अधिकांश क्षेत्र महाराष्ट्र के और कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश के सम्मिलित होते हैं और यह राजवंश कहलाया सातवाहन। सातवाहन और सातवाहन राजवंश के राजा लोग अपने आप को एक ब्राह्मण या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राह्मण बोल के संबोधित करते हैं कि हम लोग अद्वितीय श्रेणी के ब्राह्मण हैं। चाहे वो ना भी रहे हों, लेकिन वो क्लेम यही करते हैं, दावा यही करते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राह्मण थे। जैसे एक सातवाहन राजा हुए जो सबसे प्रसिद्ध हुए और सबसे ताकतवर, वो गौतमी पुत्र शातकर्णी थे। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी ने क्लेम किया कि मैं एक ब्राह्मण हूं, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राह्मण हूं, जबकि ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालने पर पता चलता है कि इस बात की कहीं अधिक संभावना है कि ये लोग जनजातीय लोग थे और उस क्षेत्र में उभरे थे और अंततः जब उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया तो वो कह रहे हैं कि हम लोग अद्वितीय श्रेणी के ब्राह्मण हैं। अभी इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक विशालकाय मौर्य साम्राज्य 186 ईस्वी पूर्व में 186 ईस्वी पूर्व में पूर्ण रूप से विखंडित हो जाता है। तो ये तो पूरा देख रहे हैं, राजनीतिक एकता का काल है ना। तो मौर्य साम्राज्य में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में जो राजनैतिक एवं प्रशासनिक एकता स्थापित हुई थी और संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप एक सूत्र में बंध गया था, अब वो नहीं रह गया था मौर्योत्तर काल में। और देखिए यहां पर कुषाण दिखाए गए हैं, यहां पे शक क्षत्रपी इधर में दिखाए गए हैं, सातवाहना, और ईस्ट की तरफ जो लोग हैं वो हैं शुंग और शुंग राजवंश को प्रतिस्थापित करके कण्व राजवंश। लेकिन हमारा मेन फोकस है मध्य एशियाई संपर्क व उसके परिणाम और सातवाहन काल, जिस पे हमारी चर्चा आज की ये केंद्रित है। तो इंडो ग्रीक्स पहले हैं, इंडो ग्रीक्स पहले हैं ना, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के तुरंत बाद आक्रमण किया था। तो इन ग्रीक्स लोग थे ग्रीको बैक्ट्रियाई। देखिए ये जो ब्लू पैच है ना, ये वाला जो ब्लू पैच है अफगानिस्तान और उसके पीछे की तरफ का जो ये ब्लू पैच है, ये है एक राज्य जिसको कहा जाता था ग्रीको बैक्ट्रियाई। ग्रीको बैक्ट्रियाई राज्य या ग्रीको बैक्ट्रियंस कहे गए थे। और जैसे ही ग्रीको बैक्ट्रियंस को यह पता लगता है कि अब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो चुका है, तो ये ग्रीको बैक्ट्रियंस अटैक करने लगते हैं पश्चिमोत्तर भारत पर। ये इधर की तरफ मूव करते हैं। तो यहां पर एक पहाड़, एक पर्वत आता है, इसको बोलते हैं हिंदू कुश। हिंदू मतलब हिंदू और कुश मतलब घास, हिंदू कुश। तो हिंदू कुश पर्वत को पार करके मौर्योत्तर काल में पहला आक्रमण जिन बाहरी लोगों ने किया वो ग्रीको बैक्ट्रियाई थे। बैक्ट्रियाई, बैक्टीरिया नहीं, बैक्ट्रिया। और बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में, जीवाणु में बहुत फर्क हो जाएगा ना। ये पूरा राज्य है बैक्ट्रिया। तो ग्रीको बैक्ट्रियंस इन्होंने अटैक किया। ये हिंदू कुश पहाड़ी को पार करके पश्चिमोत्तर भारत पर मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाले पहले लोग थे। ठीक है ना। तो लगभग 200 ईस्वी पूर्व इसी के आसपास में बाह्य आक्रमणों की एक श्रृंखला प्रारंभ होती है। और उस श्रृंखला में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ग्रीको बैक्ट्रियंस, शकास, पार्थियंस एंड कुशाण्स। ग्रीको बैक्ट्रियाई, शक, पहलव
और कुषाण लोग सम्मिलित होते हैं। तो हिंदुकुश को पार करने वाले पहले लोग यूनानी थे, जो बैक्ट्रिया से शासन किया करते थे, और इसीलिए इन्हें ग्रीको बैक्ट्रियंस या ग्रीको बैक्ट्रियाई कहा गया है। और ये जो एम्पायर था या किंगडम जो था, एम्पायर तो नहीं कहेंगे, इतना बड़ा तो नहीं है कि साम्राज्य कहा जाए, तो ये राज्य जरूर है, और ये इसको बोला गया सेलुसिड, सेलुसिड राज्य। तो सेलुसिड राज्य कमजोर पड़ रहा था, ठीक है ना, सेलुसिड राज्य कमजोर पड़ रहा था, और इन पर अटैक हो रहा था, इन पे लगातार हुण और सीथियन कबीले वाले इन पे लगातार अटैक कर रहे थे, इन पे हमला कर रहे थे, ठीक है, सेलुसिड पे। तो जो ग्रीको बैक्ट्रियंस या सेलुसिड्स थे, इन पे लगातार हमला हो रहा था सीथियंस। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना, कि सीथियन लोग पहले चाइना की तरफ अटैक करते थे, और अब वो चाइना की तरफ आक्रमण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों आक्रमण नहीं कर पा रहे हैं चाइना की तरफ? क्योंकि सम्राट अशोक के एक समकालीन चीनी राजा, चीनी मतलब शुगर नहीं, चीन के एक राजा हुए जिनका नाम था सी वांग टी। क्या पढ़ेंगे पता नहीं, कोई चाइना गए नहीं, ना मैं गया ना आप लोग गए, या शायद एक आध कोई गया हो, ठीक है। तो सी वांग टी, और सी वांग टी ने अपने राज्य की रक्षा सुरक्षा के लिए एक दीवार बनाना, एक बहुत लंबी चौड़ी दीवार बनवाना प्रारंभ किया। वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार बनाना प्रारंभ किया। तो जैसे जैसे चीन की वो दीवार बनती और लंबी होती गई, एक्सटेंड होती गई, तो वैसे वैसे इन सीथियंस को इधर चीन की तरफ आक्रमण कर पाने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि अब यहां एक दीवार है, चीन की महान दीवार। तो अब ये सीथियंस ना चाइनीज एम्पायर पे आक्रमण कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अब ये आक्रमण कर रहे हैं सेलुसिड, ग्रीको बैक्ट्रियंस पे, और सेलुसिड कमजोर पड़ रहे थे। और इसी वजह से जब सीथियंस ने इन पे प्रेशर डाला, ग्रीको बैक्ट्रियंस ने, तो ये अटैक करने लगे नॉर्थ वेस्ट, हमारी तरफ पश्चिमोत्तर भारत में अटैक करने लगे। और इनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या बन गया था, इनके लिए क्या अनुकूल परिस्थितियां बन गई थी? वो अनुकूल परिस्थितियां ये थी कि तब तक, जब तक कि इन पर सीथियन का दबाव बढ़ा, और तब तक इधर मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो इनके लिए सीथियाई आक्रमण से अपना बचाव, और दूसरा इधर पश्चिमोत्तर भारत में जो राजनीतिक विखंडन और शून्यता की स्थिति बन रही थी, उसका भरपूर लाभ उठाना। दोनों ही चीजें किसके फेवर में जा रही है? दोनों ही चीजें ग्रीको बैक्ट्रियाई किंगडम के फेवर में जा रही हैं। तो जब सीथियन जनजातियों ने ग्रीको बैक्ट्रियंस पे दबाव बनाया, तो ये यूनानी इस क्षेत्र में अपनी शक्ति बचाए रखने में असमर्थ थे, और उधर चीन की महान दीवार के निर्माण के साथ अब सीथियन लोग चीन से पीछे ढकेल दिए गए, अब उधर जा ही नहीं पा रहे हैं, वो एक बड़ी दीवार बन गई है। तो अब इनके लिए आसान था कि ये किधर अटैक करेंगे, अब ये आक्रमण करेंगे पश्चिमोत्तर भारत में, जो कि वास्तव में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद से ही खाली पड़ा हुआ था। तो यही वजह है कि ताबड़तोड़ बाह्य आक्रमण हो गए, मध्य एशियाई आक्रमण, और उसके संपर्क और उस संपर्क के परिणाम। तो जब सीथियंस ने सेलुसिड पे दबाव बनाया, और अब इधर बन गई चीन की दीवार, तो अब ये इधर इनका मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, रुक गया, और अब सेलुसिड पे दबाव बढ़ा, तो अब सेलुसिड वाले इनको इधर ढकेला गया, तो सेलुसिड वाले पश्चिमोत्तर भारत की तरफ गए। अब कुछ संस्कृत ग्रंथों में, हमारे यहां के प्राचीन काल के संस्कृत ग्रंथों में यह बात बताई गई है
कि ये जो इंडो ग्रीक्स या जो ग्रीको बैक्ट्रियंस थे ना, ये आक्रमण करते करते कई बार तो अयोध्या जी तक और वहां से होते होते आगे बढ़ जाते हैं पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान पटना तक। ठीक है, तो ये अयोध्या और पाटलिपुत्र तक घुस गए इंडो ग्रीक्स जिनको बोला गया, यानी कि ग्रीक्स, ग्रीको बैक्ट्रियंस। तो ये काफी अंदर तक आ जाते हैं और इनको पुश करते हैं। जब ये हैं सेलुसिड इधर आते हैं तो इनको पुश करते हैं शका, और शका के साथ साथ पार्थियंस, और उनके बाद पीछे पीछे कुषाण आ जाते हैं। यही है सीरीज। तो यहां जो ये एक सिक्का दिख रहा है ना, रिवर्स और ऑबवर्स, सामने वाला भाग और पृष्ठभाग, इसमें एक राजा की आकृति बनी हुई है और ये सांचे में ढला सिक्का है। ये आहत सिक्का धातु पिघलाकर शीट बनाकर काटा नहीं गया, या सांचे में पिघलाकर मेटल डाला गया है और सांचे में यह सिक्का बना है। तो सांचे में ढले सिक्के सबसे पहले प्रचलन भारत में किन लोगों ने करवाया? डाई स्ट्रक कॉइन, सांचे में ढले सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम भारत में उन शासकों ने कराया जिन्हें हम हिंद यवन की संज्ञा देते हैं या इंडो ग्रीक की संज्ञा देते हैं। और जो ये हिंद यवन है ना, तो हिंद यवनों में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ, उसका नाम हमें मिलता है मिनांडर। बौद्ध ग्रंथों में मिनांडर को बड़ा अच्छा नाम दिया गया है, मिलिंद, मिनांडर। तो मिनांडर जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ किसका? ये इंडो ग्रीक्स का सबसे महत्वपूर्ण। और ये पहले लोग थे ग्रीको बैक्ट्रियंस जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स जारी किए थे, स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जारी किए थे। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कराने का श्रेय सर्वप्रथम हिंद यवनों को जाता है। सर्कुलेट कराने का, ध्यान दीजिए मेरी बात को, सर्कुलेट कराने का श्रेय हिंद यवन को जाता है, क्योंकि संपूर्ण मौर्य काल में पिछले सेशन में हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी कि मौर्य सम्राटों ने जो सिक्के चलाए वो चांदी और तांबे के हुआ करते थे, और वो घायल या आहत सिक्के कहे गए क्योंकि उनको बनाया गया था धातु पिघलाकर और उस पे ठप्पा मारा गया, चिन्ह उभारा गया, चंद्रमा, सूर्य, वृक्ष, पहाड़ी पे बैठा मयूर, और उनको काट लिया गया आड़े तिरछे। तो मौर्य काल में सांचे में ढले सिक्के, मौर्य काल में सांचे में ढले सिक्के नहीं चलते थे, आकृति युक्त सिक्के नहीं चलते थे, और ना ही सिक्कों पे कोई लेख होता था। और हां, सोने के सिक्के भी मौर्य काल में नहीं चले। तो मौर्य काल में सोने के सिक्कों की रिकवरी मौर्य काल के स्थलों के उत्खनन से नहीं होती है। तो भारत में स्वर्ण सिक्के प्रचलन में लाने का श्रेय यही ग्रीक्स को या ग्रीको बैक्ट्रियंस को जाता है, जो पश्चिमोत्तर भारत पर शासन स्थापित करते हैं और लंबे समय तक शासन करते हैं, यहां की सभ्यता और संस्कृति में घुल मिल गए, रच बस गए। तो उन्हें संस्कृत की किताबों में क्या नाम दे दिया गया? संस्कृत की किताबों में उन्हें नाम दिया गया हिंद यवन। और इन हिंद यवनों का सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ मिनांडर। और इनकी सबसे खास बात यह है कि जो इन्होंने सोने, चांदी, तांबा और निकल, चार धातु, सोना, चांदी, तांबा और निकल के जो इन्होंने सिक्कों का प्रचलन कराया, ये सांचे में ढले सिक्के हैं, आकृति युक्त सिक्के हैं। इन सिक्कों पर जारी करने वाले का नाम लिखा हुआ है। तो यहां हमें डेफिनेटली पता चल जाता है कि सिक्के
किस राजा ने जारी किए, लेकिन चूंकि आहत सिक्कों पर नाम नहीं या कोई लेख नहीं लिखा है, तो हमें यह नहीं पता चल पाता है कि यह वाला सिक्का चंद्रगुप्त मौर्य ने जारी किया या बिंदुसार ने या फिर सम्राट अशोक ने जारी किया। क्योंकि इन लोगों ने जो भी सिक्के, मौर्यों ने जो भी सिक्के जारी किए, उन पर लेख नहीं है, ना वो आकृति वाले हैं और ना ही वो सांचे में ढले, ना ही सोने के हैं। तो ये चार चीजों, सिक्कों के इतिहास में क्रम में चार चीजों में बदलाव आ रहा है इंडो ग्रीक के शासन स्थापित होने से सिक्कों के इतिहास में। तो इंडो ग्रीक भारत के पहले शासक थे, सब प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिन्होंने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। प्रचलित, जो आकार और मुहर लगे थे, मतलब आकृति वाले हैं, लेख भी है और उस पे जारी करने वाले राजा का नाम भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये जिस चीज को अपने साथ लाए वो इनकी कला भी तो थी ना, मूर्ति कला। मूर्ति कला तो यूनानी लोग अपने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। मैं अभी आपको दिखाता हूं, देखिए। यूनानी लोग अपने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। अपोलो, जियूस, थॉर, हेलेना, हरक्यूलिस, पोसाइडन, ऐसे बहुत सारे उनके देवता, देवी देवता हुआ करते थे, तकरीबन 12। तो ये यूनानी लोग अपने देवी देवताओं की बड़ी सुंदर और अच्छी आकृति वाले नैन नक्श, तीखे नैन नक्श वाली मूर्तियां बनाया करते थे। और इधर हमारे यहां अभी मूर्तियां इस तरह से मानव रूप में मूर्तियां बनाने का प्रचलन नहीं था, और इस रूप में नहीं था कि देवी देवताओं को मूर्ति रूप में लाया जाए। यूनानी लोग ये कार्य कर रहे थे। तो जब हिंद यवनों ने भारत पर शासन स्थापित किया, तो वो अपने साथ मूर्ति कला के, यूनानी मूर्ति कला, हेलेनिस्टिक जिसको बोलते हैं, हेलेनिस्टिक स्कल्पचरल आर्ट को अपने साथ लेकर के आए। और ये पश्चिमोत्तर भारत की तरफ है, तो गांधार जो है ना, अफगानिस्तान में पड़ता है, गांधार, कांधार, काबुल कांधार, तो गांधार बोला गया तब, गांधार। तो गांधार में मूर्तियां बननी शुरू हुई। तो यहां पे देखिए, ये जो मूर्ति है ना, ये मूर्तियां, ये महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां हैं। और इन्हें ऐसे सुंदर बनाया गया है कि पूछिए मत। हम नहीं जानते हैं कि बुद्ध ऐसे थे या ऐसे थे, हमें नहीं पता, लेकिन गांधार मूर्ति कला शैली में बुद्ध की ऐसी ही मूर्तियां, ये दोनों ऐसी ही मूर्तियां बनाई गई हैं। और गांधार मूर्ति कला पर स्पष्ट रूप से यूनानी मूर्ति कला शैली का प्रभाव पड़ता है, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हेलेनिस्टिक कला, हेलेनिस्टिक आर्ट का इंपैक्ट आया, असर आया ही आया। ठीक है, तो इन्होंने हेलेनिस्टिक कला की विशेषताओं, देखिए लिखा हुआ है ना यहां पर, हेलेनिस्टिक, ग्रीक शासकों ने हेलेनिस्टिक कला की विशेषताओं को भारत में इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने प्रस्तुत किया। और यह कला, जो ये गांधार मूर्ति कला शैली विकसित हुई, उस पर हेलेनिस्टिक कला, मूर्ति कला का प्रभाव अवश्य ही पड़ा। इंडो ग्रीक्स, और इंडो ग्रीक्स को पीछे पीछे आक्रमण करते हुए, इनको अंदर की तरफ, अयोध्या पाटलिपुत्र की तरफ ढकेलते हुए शक और पहलव आए। तो जो शक लोग हैं ना, ये देखिए, यूनानियों के बाद शक आते हैं, शकास, और ये यूनानियों की तुलना में काफी बड़े हिस्से को अपने शासन में लेते हैं। और ये 5 शाखाओं में शासन करते हैं, 5 शाखाओं में, जिसमें से इनकी पहली शाखा अफगानिस्तान पर शासन करती है, दूसरी शाखा पंजाब पर, तीसरी मथुरा पर, ठीक है ना, मथुरा, और चौथी पश्चिमी भारत पर, और पांचवी ऊपरी दक्कन, उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात वाला सटा हुआ जो हिस्सा है, महाराष्ट्र और गुजरात वाला बॉर्डर वाला एरिया, वो वाला। तो शकों की 5 शाखाएं, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा,
पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन, ये 5 शाखाएं। और जब शकों ने भारत पर आक्रमण किया तो इनको भी कोई खास प्रतिरोध का सामना करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि भाई जो बहुत शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य था अब वो अस्तित्व में ही नहीं था, तो प्रतिरोध तो मिलेगा नहीं। तो इनको रेजिस्टेंस नहीं झेलना पड़ा, ना तो इंडो ग्रीक्स को रेजिस्टेंस झेलना पड़ा, ना ही शका पार्थियंस कुषाणों को रेजिस्टेंस झेलना पड़ा। और ये शक लोग जो है ना, इन्होंने आक्रमण किया, ये आगे बहुत अंदर तक चले आए। देख रहे हैं, मथुरा, पंजाब, पश्चिमी भारत और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, गुजरात का कुछ हिस्सा, उत्तरी महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भी इनके, ये ऊपरी दक्कन जो 5वीं वाली शाखा है ना, इन्होंने स्थापित किया अपना शासन। तो इसी के आसपास देखिए 57 या 58 ईसा पूर्व, 57 या 58 ईसा पूर्व में हमें एक राजा के विषय में पता चलता है। वो उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के राजा, शक नहीं, लोकल, स्थानीय स्तर पर उज्जैन के राजा थे। हम उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन ये हम जरूर जानते हैं कि उज्जैन के उस राजा ने, उन्होंने शक रूलर्स को, शक शासकों को बुरी तरह से हराया था इसी साल या 1 साल का अंदर, इतना सटीक जानकारी नहीं उपलब्ध है हमारे पास। तो या तो 57 ईस्वी पूर्व या तो 58 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था उज्जैन के एक राजा ने शकों की 5वीं शाखा को। और इस विजय के उपलक्ष्य में उज्जैन के उस शासक ने एक उपाधि धारण की थी, और जब उन्होंने शकों को पराजित किया, हराया, तो उन्होंने एक उपाधि धारण की, विक्रमादित्य, विक्रम धन आदित्य। तो आदित्य मतलब होता है सूर्य भगवान, और विक्रम का मतलब होता है पराक्रमी, उतना ही पराक्रमी जितना कि भगवान सूर्य पराक्रमी है, तो विक्रमादित्य। और ये भारतीय इतिहास में पहले शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और पूरे भारतीय इतिहास में 14 भारतीय राजा ऐसे हुए जिन्होंने स्वयं को विक्रमादित्य कहा। ये पहले वाले हैं जिन्होंने शकों को हराया था। और उन 14 विक्रमादित्यों में जो सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए वो गुप्त राजवंश से संबंधित हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके दरबार में कालिदास सहित 9 रत्नों का या 9 विद्वानों और बड़े बड़े लोगों का निवास होता था। 9 जूल्स, 9 रत्न। तो ये जाने गए, हम नाम नहीं पता चल पाता है इनका, ठीक है ना। तो हम उज्जैन के एक राजा के बारे में सुनते हैं जिसने प्रभावी रूप से शकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और न केवल लड़ाई लड़ी बल्कि शकों को बुरी तरीके से पराजित भी किया। और उन्होंने पराजित करने के उपलक्ष्य में अपने आप को विक्रमादित्य कहा। और इसी वर्ष, जिस वर्ष उन्होंने शकों को, पश्चिमी शकों को पराजित किया था, तो इन्होंने इस जीत को यादगार बना देने के लिए उसी समय, उसी वर्ष एक कैलेंडर जारी किया था। संवत कहते हैं, संवत, और ये विक्रमी संवत कहलाया, मालव विक्रमी संवत, 57 ईस्वी पूर्व में या फिर 58 ईस्वी पूर्व में। और आप जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो डेट पड़ा हुआ है, आप देखिएगा, आपको पता भी है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो हिंदी संस्करण है, उसकी प्रस्तावना में जो डेट पड़ा हुआ है वो विक्रमी संवत का डेट पड़ा हुआ है, विक्रमी संवत का। और आप देखिए तीज त्योहार,
वगैरह जो हम मनाते हैं ना, तो तीज त्योहार में जब हम डेट वगैरह को कैलकुलेट करना होता है तो हम कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं? हम आज भी विक्रमी कैलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। तो विक्रमी कैलेंडर आज भी प्रचलन में बना हुआ है, जबकि ये आज से लगभग 2000 और 75-76 साल पहले प्रारंभ किया गया था उज्जैन के एक राजा के द्वारा, जिन्होंने शकों को पराजित किया था। पर अफसोस की बात यह है कि हम उनका नाम नहीं जान पाए, उनका नाम नहीं पता चलता है। ठीक है, तो शकों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ जब इन्होंने गुजरात के क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। वो कैसे? क्योंकि गुजरात बंदरगाहों से समृद्ध है। तो जब बंदरगाहों पर इनका आधिपत्य हो जाएगा, तो बंदरगाहों पे आधिपत्य होने के कारण ये जब समुद्री मार्ग से व्यापारी लोग व्यापार वाणिज्य करेंगे ना, तो ये उनसे टैक्स की वसूली करेंगे। तो इनको भारी मात्रा में टैक्स प्राप्त हुआ पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों से। और शकों की जो ये पांचवी शाखा थी ना, ऊपरी दक्कन वाली, इसमें एक बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ, इनका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रथम बोला गया इन्हें, तो रुद्रदामन फर्स्ट। तो रुद्रदामन प्रथम ये शासन करता है 130 से लेकर के 150 ईस्वी में। और ये राजा अपने एक काम के लिए जाना गया, कोई बहुत विशेष उपलब्धि तो नहीं है, लेकिन हां एक काम के लिए जाना गया। देखिए, ये एक शिलालेख है, बड़ी सी चट्टान पर लिखवाया गया एक लेख। और ये लेख किसने लिखवाया? वास्तव में ये लेख उन्हीं शक राजा रुद्रदामन ने लिखवाया। और ये लिखवाया लगभग 150 ईस्वी में, 150 ईस्वी में लिखवाया। और ये हमें मिला कहां से? जूनागढ़, गुजरात में जगह जूनागढ़। तो जूनागढ़, इसको इसीलिए जूनागढ़ अभिलेख बोला गया है, जूनागढ़ अभिलेख। तो शक राजा रुद्रदामन का, शक राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात यह है कि यह अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखवाया गया है। तो यह बड़ी मजेदार बात है कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में जिस व्यक्ति ने पहला अभिलेख लिखवाया, वो कोई भारतीय राजा नहीं है, वो बाहर से आकर एक राजा जो अपना शासन स्थापित करता, शक लोग जो अपना शासन स्थापित करते हैं, उन्हीं का एक शासक है रुद्रदामन फर्स्ट, जो संस्कृत में पहला, बल्कि विशुद्ध संस्कृत में पहला अभिलेख लिखवाता है। और हमने पिछले सेशन में चर्चा किया था कि मौर्य सम्राट अशोक के जो भी अभिलेख हुए वो मूलतः प्राकृत भाषा में थे, संस्कृत में नहीं थे, प्राकृत भाषा में थे। जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ उन्होंने दो और भाषाओं का प्रयोग किया, यूनानी भाषा और आरामाइक भाषा। तो सम्राट अशोक के अभिलेख मूलतः बेसिकली प्राकृत भाषा में थे, जबकि इस राजा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये पहला अभिलेख है जो विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया गया। और इसके बाद आगे चल करके जब गुप्त राजवंश की स्थापना होती है, तो गुप्त राजवंश के दरबार की भाषा, दरबारी भाषा फिर संस्कृत हो जाती है। तो संस्कृत दरबार की भाषा बनने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि सम्राट अशोक ने संस्कृत के बजाय प्राकृत को प्रेफर किया था, क्योंकि प्राकृत आम जनों की, आम लोगों की भाषा हुआ करती थी। तो ये राजा अपने इस काम के लिए जाने गए, जूनागढ़ अभिलेख के लिए जाने गए। और इन्होंने जूनागढ़ अभिलेख में यह बताया कि यहां पर एक कृत्रिम झील है। ठीक है,
और वो कृत्रिम झील तूफान आने से टूट गई। तूफान आने से टूट गई। और मैंने मतलब मैंने नहीं, उस राजा ने, रुद्रदामन ने, शक राजा रुद्रदामन ने, उन्होंने कहा कि मैंने अपने व्यक्तिगत खर्चे से इस झील को रिपेयर करवाया है, जीर्ण उद्धार करवा दिया, रिपेयर करवा दिया। और ये आगे बताते हैं कि देखिए, मैंने ये झील बनवाया नहीं है, मैंने सिर्फ इसको रिपेयर करवाया है। वास्तव में इस झील का निर्माण कोई चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति हुआ करते थे इस क्षेत्र में, जिनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। तो रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में यह बता दिया कि यहां पर जो ये कृत्रिम झील है, जिसे सुदर्शन झील कहा जाता है, मैंने इस सुदर्शन झील का निर्माण नहीं करवाया है, जीर्ण उद्धार करवाया है। मूल रूप से इसका निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिली, और यह भी पता चला कि यह विशुद्ध संस्कृत में जारी किया गया प्रथम अभिलेख था भारतीय इतिहास का। और शकास के पीछे पीछे पार्थियंस आए। पार्थिया ईरान के पास, ईरान की एक जगह पार्थिया, तो ये पार्थिया या पर्शिया, तो पार्थियंस वास्तव में ईरानी थे, ईरानी, पार्थियंस, पारसी नहीं, सॉरी, पार्थियंस। और चूंकि पारसी लोग भी ईरान के ही हैं, पारसी, फारस, पर्शिया, फारस, पर्शिया, पारसी, फारसी, भाषा फारसी। जैसे अभी गुजर गए रतन टाटा जी, और बहुत ही महान विभूति अपने देश के, तो वो क्या थे, पारसी थे। तो 1500 साल पहले ये फारस के कुछ लोग आए थे आक्रमणकारियों से बचते हुए भारत, और ये गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ आकर के बस गए थे। वही पारसी लोग हैं भारत में बसे हुए, ठीक है। तो पार्थियंस आते हैं, अटैक करते, तो इंडो ग्रीक्स, फिर शकास और पार्थियंस, शक पहलव पैरेलल स्टैब्लिश करते हैं अपना रूल। तो संस्कृत के ग्रंथों में उन्हें समानांतर रूप से एक साथ रख दिया गया, क्योंकि उनका समानांतर शासन स्थापित हुआ था। तो ये शकों और पहलवों को एक साथ रख दिया। और पार्थियंस के सबसे प्रसिद्ध नामी गिरामी, जो इतने भी नहीं लेकिन फिर भी एक राजा हुए, वो गुंदफर्न बोला गया संस्कृत में उन्हें, गुंदफर्न या गोंदोफर्नस, गोंदोफर्निस या गोंदोफर्नस। और इनके शासनकाल में सेंट थॉमस आते हैं, ईसाई। तो ये पहला उदाहरण हमें पता चल रहा है कि जब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं, सेंट थॉमस, और राजा हैं, पार्थियन राजा हैं गोंदोफर्निस, इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है। और फिर इनके पीछे पीछे अंत में कुषाण लोग आते हैं, कुषाण। और पार्थियंस के बाद कुषाण। ये कुषाण लोग जो होते हैं ना, ये यूची होते हैं, यूची। ये चाइना से सटे हुए क्षेत्रों में रहते। यूची जनजाति थी, और यूची जनजाति में 5 शाखाएं हुआ करती थी। तो यूची, या इन्हीं को बोलते थे तोखारियंस, यूचीज या तोखारियंस बोला जाता था। ये 5 कुल थे, इनके 5 शाखाएं थी। उन 5 शाखाओं में यूची या तोखारियंस की 5 शाखाएं थी, 5 कुल थे। और इन्हीं में से एक कुई शुआन, चाइना के बगल के है ना, कुई शुआन थे। और यही कुई शुआन क्या कहलाए, कुषाण, कुषाण, क्या कुषाण हुए। ठीक है। अब ये चीन के बगल में, चाइना के पड़ोस में रहने वाले उत्तर मध्य एशिया, नॉर्थ सेंट्रल एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों के रहने वाले लोग थे।
खाना बदोश लोग थे, यानी कि ये एक जगह से दूसरे जगह टेंट तंबू उखाड़ लगा माइग्रेट करते रहते थे, चलते रहते थे, और बड़े खतरनाक योद्धा, और चूंकि घास के मैदानों के थे ना, तो ये बेहतरीन घुड़सवार भी हुआ करते थे। तो इनके पास ढेर सारे घोड़े हुआ करते थे घास के मैदानों के कारण। तो ये घुड़सवारी में बड़े एक्सपर्ट होते थे, और इसी वजह से इनको अतिरिक्त लाभ युद्ध में मिला करता था। और कुषाणों ने भी धीरे धीरे भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म और भाषाओं को अपनाया। और कुषाणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक जो हुए वो थे कनिष्क। और जैसे कनिष्क, वशिष्क, हुविष्क, विमा कैडफाइसस, ये इनमें से धीरे धीरे करके ये लोग भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म के अभिन्न अंग बनने लगते हैं। जैसे विम कैडफाइसस कुषाण राजा हुआ, विम कैडफाइसस के सिक्कों पे भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, जैसे त्रिशूल या नंदी जी की आकृतियां, या फिर इधर जो कनिष्क हैं ये बौद्ध हो जाते हैं, या फिर बौद्ध धर्म से अति प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि इन्हीं के शासन काल में बौद्ध भिक्षुओं की चौथी मीटिंग होती है, चतुर्थ बौद्ध संगीति या मीटिंग होती है 78 ईस्वी में। ये होती है कश्मीर के कुंडल वन में, जिस साल ये गद्दी पे बैठते हैं। कश्मीर के कुंडल वन में होती है, कुंडल फॉरेस्ट में, चौथी बौद्ध संगीति, जहां बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। तो इन्होंने बौद्ध धर्म या तो स्वीकार कर लिया था या तो अत्यधिक प्रभावित थे। और कुषाण राजा कनिष्क के सिक्कों पर लिखा होता है शका मना बोडो, बोडो लिखा होता है, बोडो, BODDO, और बोडो ऐसे लिखा हुआ है, BODDO, बोडो। और बोडो का मतलब हो गया भाई बुद्ध, महात्मा बुद्ध हो गया। तो ये प्रेरित थे या फिर बौद्ध हो गए थे। देखिए लिखा हुआ है, कनिष्क सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक हुए। उन्होंने 78 ईस्वी में, ये दरअसल 78 ईस्वी में गद्दी पर भी बैठे, 78 ईस्वी में ही चौथी बौद्ध मीटिंग को प्रश्रय दिया, और 78 ईस्वी में जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो अपने गद्दी पे बैठे जाने को यादगार बना देने के उपलक्ष्य में एक कैलेंडर जारी करते हैं, और वही कैलेंडर कहलाएगा शक संवत। शक संवत 78 ईस्वी, ये ईयर ऑफ कोरोनेशन है, सिंहासन आरोहण के उपलक्ष्य में, सिंहासन आरोहण के उपलक्ष्य में ऐसा करते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया कश्मीर के कुंडल फॉरेस्ट में ये चौथी बौद्ध परिषद, बौद्ध भिक्षुओं की चौथी बौद्ध परिषद को प्रश्रय प्रदान करते हैं। और वहीं चौथी बौद्ध मीटिंग में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अंतिम रूप से उदय होता है, और परिवर्तन चाहने वाले मठ के नियमों को आसान बनाने वाले भिक्षुओं के सारे दल मिलकर एक हो जाते हैं, और वो बहुमत में आ जाते हैं, तो वो अपने आप को कहते हैं महायान है। और वो बौद्ध भिक्षु जो मठ में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या बौद्ध दर्शन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोध में होते हैं और ओरिजिनल बौद्ध धर्म फॉलो करते रहे, उन्हें कहा गया हीनयान। और अब देखिए मध्य एशियाई संपर्क और इस संपर्क के परिणाम क्या निकले। जैसा कि मैंने अभी ये भी आपको बताया कि कुषाण स्टेपीज घास के, नॉर्थ सेंट्रल एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों के मूल निवासी हुआ करते थे। तो जब ये स्टेपीज घास के मैदानों के मूल निवासी हैं और ये आक्रमण करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि इनकी घुड़सवार सेना बहुत ताकतवर होगी और ये बेहतरीन घुड़सवार होंगे। तो जब ये भारत पर अपना शासन स्थापित करेंगे तो ये घुड़सवारी की बहुत सारी तकनीक अपने साथ लेकर के आएंगे, अपना पहनावा लेकर के आएंगे, और वो सब भारत में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ये प्रचलित करेंगे। तो शक और कुषाण ने बेहतर घुड़सवार सेना
और बड़े पैमाने पर घुड़सवारी घोड़े के उपयोग की शुरुआत की। अब ये घोड़े पे जब बैठते हैं ना तो पैर फंसाते हैं ना, नीचे पैर फंसाते हैं, तो ये रस्सी से बना हुआ पैर फंसाने वाला बनाते थे ताकि उस पे पैर जमा लें, घोड़े पे बैठे। और घोड़े पे जब आदमी बैठता है ना तो उस पे घोड़े के मूवमेंट के हिसाब से आपको आगे पीछे दाएं बाएं होना पड़ता है। तो सब लोग एक ना एक दिन तो घोड़े पे बैठेंगे ही, एक दिन तो बैठने को मिलेगा आप लोगों को घोड़े पर। बॉयज की बात कर रहा हूं, लड़कों को एक दिन घोड़े पे बैठने को मिलेगा। अब वो घोड़ा घोड़ी होगा कि खच्चर होगा वो नहीं पता मुझे, लेकिन ब्याह वाले दिन आपको अजीब से एक बेवकूफ आदमी की तरह अचानक से घोड़े पे बिठा दिया जाएगा। और अभी कल मैं एक सोशल मीडिया पे क्लिप देख रहा था, एक आदमी ने घोड़ी पे बिठाया और एक गाना बज रहा था, तो चले राजा घोड़े पे सवार होके, घोड़ी पे सवार होके, ऐसा कुछ गाना था। और घोड़ी अचानक से उसको लगा ये कौन, चलिए सवार हो गए और गाना बजा तो घोड़ी दौड़ते हुए लेके दूल्हे को भाग गई। तो घोड़ी ही दूल्हे को लेके भाग गई। ठीक है ना। तो ये ऐसी क्लिप में दिखा मुझे। तो ध्यान रखिएगा अपने वाले बारात में आप लोग कि एक आदमी को बोल दीगा कि घोड़ी की लगाम पकड़े रहेगा, उसको छोड़े नहीं, वरना पता चला करना है ब्याह, निकल गए कहीं और। ठीक है। तो एक दिन मिलेगा खच्चर पे बैठने को, चाहे जिस चीज पे, लेकिन मिलेगा जरूर। तो बेहतर घुड़सवार सेना रस्सी से बने वो पैर फंसाने वाला घोड़े पे बैठ करके वो प्रचलित किया। और इसके अलावा एक खास किस्म की पगड़ी, इनका टोपा, कान ढकने वाला, ठंड उंड होती होगी ज्यादा, चिल्ड एयर मिलता होगा, और लंबा कोट, देखिए लॉन्ग कोट इस्तेमाल करते थे। ये कनिष्क, मथुरा एक जगह है ना वेस्टर्न यूपी में, तो ये कनिष्क का सिर विहीन मूर्ति मिली है, इसको बोलते हैं हम लोग हेडलेस कनिष्का। तो इसमें हमें एक ये तलवार, बड़ी लंबी चौड़ी सी एक तलवार दिख रही है इसमें, और लॉन्ग कोट, और इसके साथ साथ ये वुडलैंड का जूता दिखाई दे रहा है। ये जूता शू नहीं है, ये बूट है, बूट। तो लॉन्ग कोट, बूट, इस तरह का चोंगे वाली पगड़ी और लंबी चौड़ी तलवार, ये सब इंट्रोड्यूस, वॉरफेयर के टेक्निक्स शकों और कुषाणों ने इंट्रोड्यूस किया था। ये इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए कि कुषाणों के शासन काल में, और आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सोने के विशुद्ध सिक्के या शुद्धतम सिक्के गुप्त राजाओं ने नहीं जारी किए। गुप्तों के पहले ही कुषाणों ने शुद्धतम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, क्योंकि कुषाणों के पास गोल्ड का फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा था, और गोल्ड का फ्लो इनके पास अल्ताई पहाड़ियों से भी आता था। और इसके अतिरिक्त कुषाण शासकों ने रेशम मार्ग की एक शाखा पर दबदबा बना करके रखा हुआ था, चाइना से निकलने वाला रेशम मार्ग। और एक रेशम मार्ग की एक ब्रांच चाइना से निकल करके ये इधर देखिए तक्षशिला वगैरह पश्चिमोत्तर भारत की तरफ आती थी, एक ब्रांच। तो यहां पर ये लोग कंट्रोल करते थे, कुषाण लोग कंट्रोल करते थे। और जो भी रेशम मार्ग से व्यापारी जाते थे उनसे गोल्ड में टैक्स की वसूली करते थे। तो कुषाणों को रेशम मार्ग पर नियंत्रण होने से भारी मात्रा में गोल्ड की प्राप्ति हुई, और अल्ताई की पहाड़ियों से भी सोना एक्सट्रैक्ट किया गया। तो इसीलिए इन्होंने बड़ी मात्रा में, या बड़ी संख्या में बोला जाए, बड़ी संख्या में और शुद्धतम स्वर्ण सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास में जारी किए। और इन्होंने जो सिक्के जारी किए ना कुषाणों ने, स्वर्ण सिक्के, गोल्ड कॉइन्स, तो जो कुषाण स्वर्ण सिक्के, तो कुषाणों के स्वर्ण सिक्के रोम के स्वर्ण सिक्कों की तर्ज पर ही जारी किए गए थे। तो रोमन साम्राज्य, प्राचीन यूरोप का रोमन साम्राज्य, और कुषाण साम्राज्य, और हमारे आगे चल के गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के शासकों, कुषाण साम्राज्य के शासकों ने जब सोने के सिक्के जारी किए तो भार में और शुद्धता में बिल्कुल रोम के सिक्कों से मिलते जुलते होते थे, ताकि लंबी दूरी का जब व्यापार वाणिज्य हो तो
लेन देन में बहुत आसानी रहे। और देखिए, रोम के गोल्ड कॉइन्स को दिनेरियस कहा जाता था या दिनारे। उसी तर्ज पे गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों को क्या बोला गया? उसी ठीक तर्ज पे गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा गया, दीनार। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में शुद्धतम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाणों को जाता है, जबकि सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय गुप्त राजवंश के राजाओं को जाता है। दोनों फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कुषाण भारत के पहले शासक थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के जारी किए और बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। और खास बात है, शुद्धतम, द purest gold coins in the history of ancient India were struck and circulated by the rulers who belonged to Kushana dynasty. And the largest number of gold coins were issued by the Gupta rulers. तो सबसे ज्यादा संख्या में स्वर्ण सिक्के प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त शासकों ने जारी किए, लेकिन शुद्धतम स्वर्ण सिक्के तो भैया कुषाणों के ही थे। इसके अलावा राजनीति और प्रशासन पर भी इन्होंने असर डाला, और यह था कि कुषाणों ने अपने आप को बोला कि वो लोग किंग ऑफ द किंग्स हैं, किंग ऑफ द किंग्स, राजाओं के राजा, शाह अनुशाही, शाह अनुशाही या राजाओं के भी राजा जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण की, जो छोटे राजाओं पर उनके दबदबे को दिखाता है। तो ये बड़ी बड़ी भारी भरकम उपाधियां अपने आप को देवताओं का बेटा, सन ऑफ द गॉड्स, किंग ऑफ द किंग्स ऐसे करके बता रहे हैं। ये सब चीन के शासकों का इन पर प्रभाव था, क्योंकि चीन के शासक अपने आप को ना देवताओं का बेटा कहते थे। तो ये कुषाणों ने भी अपने आप को देवताओं का बेटा कहना शुरू कर दिया। तो शाह, ये लोग कह रहे हैं अपने आप को शाह अनुशाही और देवपुत्र शाह अनुशाही, ठीक है, देवपुत्र या भगवान का पुत्र। ये चीन के राजाओं का प्रभाव था। और इसके अतिरिक्त इन लोगों ने ना, देखिए, छत्रपी प्रणाली, प्रशासन में छत्रपी प्रणाली जारी किया। तो इनका जो राज्य था ना, तो ये राज्य सैन्य इकाइयों में बांटा हुआ था। कई सैन्य इकाइयां बना देते थे, ये प्रांत नहीं बनाते थे, साम्राज्य को प्रांतों में नहीं बांटते थे, छत्रपी में बांट देते थे। तो मान लीजिए कुषाण राज्य है, 50 छत्रपी में बांट दिया, और हर छत्रपी में एक छत्रप या मिलिट्री कमांडर लगा दिया। तो वास्तव में कुषाणों का जो शासन था ना, वो मिलिट्री रूल था, मिलिट्री रूल था, सैन्य शासन करते थे, ये नागरिक प्रशासन नहीं चलाते थे। इसी को छत्रपी कहते हैं। और ये यूनानी भी ऐसा ही करते थे, जो ये इंडो ग्रीक्स थे ना, वो भी वैसे ही करते थे। तो इंडो ग्रीक रूलर्स के मिलिट्री गवर्नर्स को बोला जाता था, उनको क्या कहते थे? स्ट्रैटेगोज, स्ट्रैटेगोज। और इन लोगों को बोलते थे क्षत्रपीज। तो हिंद यवनों में स्ट्रैटेगोज और कुषाणों में क्षत्रपीज, मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जो एक एक एरिया को गवर्न करते थे, एक एक एरिया का प्रशासन देखा करते थे। तो यूनानियों का सैन्य प्रशासन, जो मिलिट्री यूनिट्स थी, वो स्ट्रैटेगोज, और कुषाणों का क्षत्रपी। और इसके अलावा मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि मूर्तिकला की दो शैलियां प्राचीन भारत में प्रचलित हुई, गांधार मूर्तिकला शैली और मथुरा मूर्तिकला शैली। मथुरा मूर्तिकला शैली तो देशज थी, स्थानीय थी और बाह्य प्रभाव से काफी हद तक मुक्त रही। लेकिन गांधार चूंकि उधर वाले एरिया से क्लोज पड़ रहा है, नजदीक पड़ रहा है, पश्चिमोत्तर भारत की तरफ अवस्थित है ना, तो वो ग्रीको बैक्ट्रियन से नजदीक पड़ता था। तो गांधार को केंद्र बना के जब महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई गई, तो महात्मा बुद्ध को इस रूप में दिखाया गया कि जैसे वो अति सुंदर और बलशाली, मस्कुलर बॉडी, तीखे नैन नक्श, घुंघराले बाल, बालों में जूड़ा, मूछों सहित या मूछों रहित, ऐसे करके बनाए गए।
तो गांधार मूर्ति कला शैली जो विकसित हुई ना, इस पे असर आया, गांधार मूर्ति कला शैली पर असर आया हेलेनिस्टिक आर्ट का, हेलेनिस्टिक कला का असर आया। ठीक है, तो बुद्ध की मूर्तियां देखिए बिल्कुल वैसे ही बनाई गई जिस तर्ज पर यूनानी देवी देवताओं या फिर यूनानी राजाओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ये असर पड़ा। और इसके अलावा मौर्योत्तर काल में कई सारे गुफाओं का निर्माण किया गया, शैलकृत गुफाओं का निर्माण किया गया। आंध्र क्षेत्र में नागार्जुन कोंडा और इधर अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र बन गए। बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियों को पत्थरों पे तराश तराश करके उभारा गया। ठीक है ना। और सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप जो कि मौर्य काल के ही थे, सांची और भरहुत के स्तूपों का संवर्धन किया गया, इनको और बढ़िया किया गया, सजावट की गई इन पे। तो ये सारा कुछ असर पड़ रहा है मध्य एशियाई संपर्क का। और स्तूप, नए स्तूप भी बनाए जा रहे हैं, नई गुफाएं बनाई जा रही, पुराने स्तूपों का रिपेयर करवाया जा रहा है, उनको बड़ा करवाया जा रहा है, उनको सजाया जा रहा है, जैसे सांची और भरहुत के स्तूप। और शिक्षा और साहित्य पर भी इस संपर्क का असर आया और विदेशी ये बाहरी राजाओं ने संस्कृत साहित्य को संरक्षण दिया। अभी मैंने आपको बताया था रुद्रदामन का, शक राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी का, और वो जूनागढ़ के अर्धशुष्क क्षेत्र में वो एक लेख लिखवा रहे हैं, शिलालेख, उस पे वो बता रहे हैं कि वहां पर एक सुदर्शन झील है जिसका उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन ये पूरी बात उन्होंने संस्कृत भाषा में बताई और ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखवाया गया पहला अभिलेख। ठीक है। और कनिष्क जो कुषाण राजा, सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा हुए कनिष्क, तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष नामक एक महान बौद्ध भिक्षु और लेखक हुए और इन्होंने संस्कृत में, अश्वघोष ने संस्कृत में 3 जीवनियां लिखी, या आप कह लीजिए संत चरित्र लिखा। 3 जीवनियां या संत चरित्र लिखा, जिसमें से एक संत चरित्र या बायोग्राफी महात्मा बुद्ध का है। तो महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के विषय में हम जो कुछ भी जान पाते हैं ना, वो जान पाते हैं अश्वघोष की इस बुद्ध चरित्र से। इसके अलावा उन्होंने 2 और जीवनियां लिखी, एक सौंदरानंद और एक और सारीपुत्र प्रकरण। तो पहला बुद्ध चरित्र, दूसरा सौंदरानंद और तीसरा सारीपुत्र प्रकरण। तो जो बुद्ध चरित्र है वो महात्मा बुद्ध की जीवनी है, अश्वघोष रचित। सो वॉट एवर वी नो अबाउट द बुद्धा, वी नो ओनली फ्रॉम this biography of Buddha which was written by Ashwaghosh entitled बुद्धा चरिता। और बुद्ध चरित के अलावा उन्होंने 2 और लिखा, 2 और किताबें, जीवनियां लिखी। एक बुद्ध के चचेरे भाई और उनके महान शिष्य नंद की जीवनी, तो सौंदरानंद, और बुद्ध के एक और महान शिष्य हुए सारीपुत्र, तो सारीपुत्र की भी जीवनी लिखी। तो सारीपुत्र की जीवनी सारीपुत्र प्रकरण, नंद की जीवनी सौंदरानंद और महात्मा बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, और इसी समय कनिष्क के समय महायान बौद्ध धर्म की भी प्रगति हुई। और हमने पढ़ा कि कनिष्क ने जब चौथी बौद्ध मीटिंग को संरक्षण दिया तो वहां पर महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय का भी उदय हुआ। और बौद्ध संस्कृत में कुछ बौद्ध ग्रंथ रचे गए हाइब्रिड संस्कृत में। अब ये हाइब्रिड संस्कृत क्या होता है, इसको रहने दीजिए, ये भाषाविदों की समस्या है। हाइब्रिड संस्कृत, मिश्रित या हाइब्रिड संस्कृत में कुछ किताबें लिखी गई, जैसे महावस्तु और दिव्यावदान। तो महावस्तु और दिव्यावदान वो ग्रंथ हैं जो मिश्रित संकर संस्कृत, हाइब्रिड संस्कृत में रचे गए। तो इस मध्य एशियाई संपर्क का असर शिक्षा और साहित्य पर भी अच्छा खासा पड़ा।
और साथ ही साथ रंगमंच, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं बाबू मोशाय, है ना, ऐसे बोलते हैं ना एक मूवी में पुराने जमाने की। तो यूनानियों ने भारतीय रंगमंच, जहां ड्रामा खेला जाता है, नाटक, उसमें अब देखते हैं पर्दा होता है। तो पर्दा, नाटक जब शुरू होने वाला होता है तो पर्दा उठता है रस्सी से खींच के दोनों तरफ से, और जब नाटक प्ले हो चुका होता है तो पर्दा गिरा दिया जाता है। तो पर्दा को यवनिका बोलते हैं, यवनिका। और यवनिका बना यवन से, और ग्रीक में, यूनानी भाषा में पर्दे को आयोनियन कहते हैं, आयोनियन, और ये अवनिका। और इसी समय वात्स्यायन का कामसूत्र गृहस्थ जीवन पे ये भी चर्चा में आता है। इसका लेखन प्रारंभ हो जाता है तीसरी शताब्दी के आसपास की बात है, जब वात्स्यायन का अपना कामसूत्र नामक ग्रंथ लिखते हैं। ये गृहस्थ जीवन पे लिखी गई पुस्तक है, और इसमें नगरीकरण का भी अच्छा खासा वर्णन दिया गया, शहरी जीवन की तस्वीर भी दी गई है। ठीक है, ये था मध्य एशियाई संपर्क, वाह्य आक्रमण और उसके परिणाम। जब इधर मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद महाराष्ट्र और आंध्र वाले क्षेत्र में तुरंत तो नहीं, लेकिन 100 वर्षों के बाद एक अन्य राजवंश का उदय होता है। तो मौर्यों के त्वरित रूप से तो उत्तराधिकारी नहीं माने जाएंगे, लेकिन हां 100 साल के बाद वो जरूर आ जाते हैं सीन में, और महाराष्ट्र और आंध्र के कुछ हिस्सों में मिला करके वो शासन स्थापित करते हैं। तो इसीलिए इनको बोला गया आंध्र भृत्य। आंध्र में जन्मे, आंध्र में जन्मे। तो सातवाहन कहा इन लोगों ने अपने आप को राजवंश ने, और ये पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक चला। मतलब 400 वर्षों तक ये राजवंश टिका रहा। बहुत बड़ी बात है उस जमाने में एक राजवंश 400 वर्षों तक टिका रहे, ठीक है ना। तो ये मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो उत्पन्न राजनीतिक शून्यता की स्थिति आई, राजनीतिक शून्यता की स्थिति को अगले 400 वर्षों तक इस क्षेत्र में सातवाहन राजवंश के राजाओं ने भरकर रखा, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है ना। और दक्षिण भारतीय इतिहास और संस्कृति को आकार देने में अति महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। और इसके देखिए, इसकी उत्पत्ति को अगर हम देखें सातवाहन वंश के, तो ये आंध्र ओरिजिन के हैं, आंध्र भृत्य वंश। और ये तुरंत तो नहीं आए मौर्यों के बाद, लेकिन हां मौर्यों के 100 साल के, मौर्यों के पतन के 100 साल के बाद ये लोग आते हैं। तो ये वर्तमान महाराष्ट्र और आंध्रा वाले क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान, जो पैठन कहलाती है आज, ये प्रतिष्ठान इनकी राजधानी बना। ये वहीं से शासन करते थे। और जो इस राजवंश का संस्थापक हुआ, उन्हें सिमुक, सिमुक या सिंधुक सातवाहन नाम दिया गया, सिमुक या सिंधुक। और 3 शासक, बड़े प्रमुख महान शासक हुए इस राजवंश के, जिसमें सबसे प्रभावशाली और ताकतवर जो हुए वो गौतमी पुत्र शातकर्णी थे, जिन्होंने 78 से 102 ईस्वी के बीच शासन किया। गौतमी का बेटा सातकर्णी। इसके बाद वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी का बेटा पुलुमावी, और यज्ञश्री सातकर्णी। तो यहां हमें एक बड़ी खास बात देखने को मिल रही है कि सातवाहन राजवंश के राजा अपने नाम के पूर्व ही माता का नाम अटैच कर रहे हैं, माता का नाम लगा रहे हैं। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, ये माता का नाम लगाने से समाज मातृसत्तात्मक नहीं हो जाता है। समाज इनका मातृसत्तात्मक नहीं है, समाज पितृसत्तात्मक है, मेल डोमिनेशन है। तो समाज पितृसत्तात्मक है, लेकिन माता का नाम सम्मान के साथ ये अपने नाम के पहले लगा लेते हैं। जैसे गौतमी का बेटा शातकर्णी, वशिष्ठी का बेटा पुलुमावी।
तो सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यही हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने उस एरिया में शका को हराया, शका क्षत्रपा को हराया और सातवाहनों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। इनकी जो मदर है गौतमी बालाश्री, गौतमी, तो अपनी मां का नाम ये पहले लगा रहे हैं अपने नाम के, गौतमी का बेटा सातकर्णी। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। गौतमी बालाश्री ने उनके शासनकाल के बारे में नासिक में पत्थर पे लिखवाया, अपने बेटे के बारे में उन्होंने नासिक में पत्थर पे लिखवाया, तो हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनको रिप्लेस करता है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र और उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र होता है। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी शक्ति को दक्षिण और पश्चिम भारत तक फैलाया और उसकी राजधानी प्रतिष्ठान, पाटन, प्रतिष्ठान और बाद में अमरावती राजधानी बनी। और फिर तीसरा महत्वपूर्ण शासक हुआ यज्ञ श्री सातकर्णी। चूंकि ये राजवंश 400 साल तक टिका रहा तो बहुत ढेर सारे राजा हुए होंगे, तो सबके विषय में तो जानकारी ले पाना संभव नहीं है। हाँ, 3 राजाओं के विषय में हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण हुए उनके बारे में थोड़ी से हमने जानकारी लिया। और जैसा कि पहले से ट्रेंड चला आ रहा था मौर्योत्तर काल में, कुषाणों का, गुप्तों का और इन तीनों लोगों का प्राचीन रोम साम्राज्य के साथ सुदूरवर्ती व्यापारिक संपर्क बना हुआ था, इनका भी बना हुआ था। तो देखिए, अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी माना जाता है, जिसने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया था और रोम के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो न केवल कुषाणों का बल्कि सातवाहनों का और गुप्तों का रोम साम्राज्य के साथ सुदूरवर्ती व्यापारिक संबंध बने रहे थे। जबकि गुप्तों के इतने अच्छे संबंध थे रोमन साम्राज्य के साथ कि गुप्तों के सिक्कों का नाम ही पड़ गया था रोम सिक्कों के तर्ज पर, दिनारियस के तर्ज पर दिनार नाम ही रख दिया गया था। और इस राजवंश का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। देखिए, राजनीतिक विस्तार और प्रभाव की अगर हम चर्चा करें तो यह साम्राज्य बड़ा था और ये महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा, अधिकांश हिस्सा, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। इन्होंने गुजरात और मध्य प्रदेश से शकों को निकाल बाहर किया, भगाया। शकों से गुजरात और मालवा के क्षेत्र जीते और पश्चिमी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और ये सातवाहन वंश छोटे छोटे साम्राज्यों से संघर्ष करता रहा, तो शकों से इनका लगातार संघर्ष बना रहा और इन्होंने लगातार शकों को रिप्लेस करना, प्रतिस्थापित करना जारी रखा था। तो ये लगातार अपना राजनीतिक विस्तार बनाते जा रहे थे। अब समाज और संस्कृति अगर हम देखें तो देखिए, राजाओं के बदल जाने से समाज और संस्कृति में अचानक से कोई खास बदलाव नहीं आ जाया करता है। तो राजा बदलते हैं, समाज, संस्कृति अपने दर से आगे बढ़ते रहते हैं। तो जाति व्यवस्था का पालन हो रहा था, जाति व्यवस्था का पालन होता रहा, लेकिन चूंकि ब्राह्मण है ये लोग, या दावा तो कर ही रहे थे कम से कम कि अद्वितीय ब्राह्मण है, एका ब्राह्मण है, तो विशेष रूप से ब्राह्मणों का प्रभुत्व तो राज्य की संरक्षण मिलने पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये माताओं को बहुत अधिक सम्मान दे रहे हैं, लेकिन समाज मात्र सत्तात्मक नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। माता का नाम अपने नाम के पहले लगा लेने से समाज मात्र सत्तात्मक नहीं हो गया था सातवाहनों का, समाज इनका लगातार पितृ सत्तात्मक ही बना रहा था। ठीक है ना। यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना, मात्र सत्तात्मक प्रथा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है अपने नाम के पूर्व माता का नाम लगा लेना। तो ये मात्र वंशीय नहीं हो जा रहे हैं, बस माता का नाम लगा रहे हैं, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी में गौतमी उनकी माता का नाम है, तो माता का नाम नाम के पहले लगाया गया है सम्मान दिखाने के लिए। समाज मात्र सत्तात्मक नहीं होगा, ठीक है ना, मात्र नाम वाली प्रथा है, ठीक है। और इसमें वैदिक और गैर वैदिक, प्रोफेसर शर्मा लिखते हैं, रामशरण शर्मा, की वैदिक संस्कृति और गैर वैदिक संस्कृति का मिश्रण होता है और नई प्रकार की सामासिक मिलीजुली संस्कृति का विकास होता है, क्योंकि अधिक संभावना इस बात की है कि सातवाहन ये ब्राह्मण है नहीं,
ब्राह्मण क्लेम कर रहे हैं, और ये आंध्र जाति, आंध्र भृत्य हैं, ट्राइबल लोग रहे होंगे जो दबदबा कायम करके शासक बन गए, तो फिर इन्होंने ब्राह्मण क्लेम किया अपने आप को। इससे वैदिक संस्कृति और अवैदिक संस्कृति का सम्मिश्रण हुआ और नई प्रकार की सामाजिक संस्कृति विकसित हुई। और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो चूंकि ब्राह्मण दावा कर रहे हैं ना, ब्राह्मण दावा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वैदिक धर्म को ही प्रश्रय देंगे और किसी धर्म को थोड़ी ना प्रश्रय देंगे। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, वैदिक धर्म के प्रश्रय को देते हुए भी, अपने आप को ब्राह्मण बताते हुए भी धार्मिक रूप से सहिष्णु और उदारवादी बने हुए हैं, और बौद्ध धर्म को और अन्य धर्मों को लगातार संरक्षण और सम्मान दिया सातवाहनों ने, क्योंकि इनके काल में बहुत से बौद्ध मठों और स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जैसे अमरावती और नागार्जुन कोंडा। और बौद्ध और जैन धर्म के धार्मिक स्थलों को, कोर्स चूंकि धार्मिक रूप से उदारवादी सहिष्णु हैं, तो समर्थन तो देंगे ही देंगे, संरक्षण तो देंगे ही देंगे। इसीलिए देखिए दक्षिण भारत में भी बौद्ध धर्म का तेजी से प्रचार और प्रसार हुआ। हालांकि इसके पहले से सम्राट अशोक ने भी प्रयास किया था प्रसार और प्रचार करने का बौद्ध धर्म का दक्षिण भारत में भी। तो सातवाहन, अब संस्कृत और प्राकृत साहित्य का विकास हुआ। गाथा सप्तशती इस काल में लिखी गई एक प्रमुख कृति है, जो कि संस्कृत में नहीं ही है, प्राकृत में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्तूपों का निर्माण और अजंता, एलोरा और कार्ले की कुछ गुफाएं बनवाई गई। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और मूर्तियों का इनमें उत्कृष्ट चित्रण भी किया गया। तो या फिर आर्थिक योगदान और व्यापार, तो अभी मैंने आपको बोला कि रोम के साम्राज्य के साथ इनका सुदूरवर्ती व्यापारिक संबंध बना रहा, और रोम सिक्कों का प्रचलन भी, रोम के सिक्कों का प्रचलन भी देखने को मिल रहा है इनके क्षेत्रों में। यहां एक चीज यहां पे रही है कि सातवाहन शासकों ने ये स्वर्ण सिक्के जारी नहीं कर रहे हैं, जो भी पहले से चल रहे होंगे स्वर्ण सिक्के, उन्हीं पे भरोसा किया, और इन्होंने नए स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए। और इसका कारण यह समझ में हमें आता है कि इन्होंने सोने का, स्वर्ण, गोल्ड का इस्तेमाल बहुमूल्य धातु के तौर पे, रिजर्व, भंडारण के तौर पे किया होगा। तो ये लोग ना सोने के सिक्के जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए थे, उनका तो प्रयोग कर ही रहे हैं ना। कुषाणों ने तो ऑलरेडी सोने के सिक्के बड़ी संख्या में और शुद्धतम जारी कर दिए थे, तो वो तो चल ही रहे हैं, इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं। हाँ, बस इन राजाओं ने अपने नाम से सोने के सिक्के जारी नहीं किए, तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके पास गोल्ड का फ्लो नहीं है। नहीं का मतलब बहुत कम है, और इसीलिए गोल्ड को रिजर्व करके, भंडारण करके रख रहे हैं बहुमूल्य धातु के। तो ये चांदी, तांबा, शीशा, पोटिन, वो मिट्टी जैसा होता है पोटिन, उसके सिक्के जारी कर रहे हैं। तो इनके सिक्के बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन ठीक है ना। और सिक्कों पर राजा की आकृतियों का प्रचलन किया जा रहा है। यही है सातवाहन काल। तो हमने आज के इस सेशन में प्रोफेसर आर एस शर्मा के एनसीईआरटी प्राचीन भारत का 2 चैप्टर क्लब करके एक साथ लिया, मध्य एशियाई संपर्क एवं उसके परिणाम और सातवाहन युग। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग फिर से यहाँ के आगे के 2 चैप्टर, 3 चैप्टर जो भी होगा वो अभी प्लान करके हम लोग क्लब कर लेंगे और फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे। तो अगले सेशन में हम लोग फिर से कुछ और चैप्टर्स डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और उम्मीद करता हूं कि हमारे ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल, लाभदायक सिद्ध हो रहे होंगे। और हाँ, संभव है, बिल्कुल संभव है, याद दिला दूं आप लोगों को, लेकिन मेहनत करने पर होता है। संभव कब होता है? मेहनत करने पे होता है। तो हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो जी तोड़ मेहनत करते रहिएगा, दम लगाए रखिएगा, पूरी शक्ति लगाए रखिएगा। जिंदगी में लड़ाई लड़िए तो हमेशा आर पार की लड़ाई लड़िए, या तो इस पार या तो उस पार, या तो लूजर ही है, हट ही जाएंगे रास्ते से, या तो झंडा गाड़ के हटेंगे, या तो जीत हासिल करके हटेंगे। तो जब तक
तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार की धरती से संदेश दिया था जी तोड़ मेहनत करने को लेकर के दशरथ मांझी जी ने। और हम उनको याद करते हैं तो उनकी हिम्मत को दाद देते हैं कि 20 साल पहाड़ का सीना चीर करके आदमी ने रास्ता बना दिया। हमें तो आराम से बैठ के पढ़ाई करना है, वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए फिर जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे और अपनी इस चर्चा को, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक सो मच, थैंक्स अ लॉट। ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। हम कर रहे हैं।